नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र पार्ट 1 का अध्ययन किया था। यह वीडियो बीए पार्ट 1 यूनिट सी व ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 3 के लिए तैयार किया गया है। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करने से पहले राजनीतिक विचारधाराओं का अर्थ, क्षेत्र और उनकी प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करना राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र है। फिर नंबर 2 राज्य का अध्ययन और विश्लेषण उसका अध्ययन क्षेत्र है। राज्य का स्वरूप क्या है, तो राजनीतिक विचारधाराओं का ये भी अध्ययन क्षेत्र है। और राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, ये भी राजनीतिक विचारधाराओं का, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन क्षेत्र है। व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध क्या है, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में राजनीतिक विचारधाराओं, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र पार्ट 2 में आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो क्षेत्र है वो केवल मानव के राजनीतिक पक्ष का नहीं, राज्य के अध्ययन और विश्लेषण का नहीं, राज्य के कार्य क्षेत्र का नहीं, राज्य के स्वरूप का नहीं, व्यक्ति और राज्य यानी कि स्वतंत्रता और सत्ता का पारस्परिक संबंध क्या है, इसका क्षेत्र नहीं। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जिनका राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा क्षेत्र निर्धारित होता है। अगला जो चौथा राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है वो है राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधारा संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि और न्याय आदि राजनीतिक अवधारणाओं का भी अध्ययन करती है। यानी कि राजनीतिक अवधारणाएं जितनी भी हैं, चाहे उदारवादी हो, चाहे आदर्शवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे बहुलवादी हो, चाहे उपयोगितावादी हो, चाहे लोकतांत्रिक समाजवादी हो, विभिन्न विचारधाराओं में राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि, न्याय, संविधान आदि अवधारणाओं का भी अध्ययन राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन क्षेत्र है। बोदा, हाब्स, हीगल और सबसे अधिक प्रमुख रूप से जॉन आइंस्टीन संप्रभुता की एकलवादी धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संप्रभुता एकमात्र राज्य को ही प्राप्त होती है। अवधारणाओं का अध्ययन में जो आइंस्टीन का विचार रहा है वो है कि अवधारणाएं एकत्ववादी धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संप्रभुता एकमात्र राज्य को ही प्राप्त होती है तथा राज्य की यह संप्रभुता असीमित और अपरिमित होती है। लेकिन इसके विपरीत राजनीतिक बहुलवादी जो विचारधारा है इस बात का प्रतिपादन करता है कि एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। संप्रभुता को राज्य और अन्य ऐच्छिक समुदायों में विभाजित किया जाता है या होती है। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार असमानता अस्वाभाविक स्थिति है, लेकिन समाजवाद के अनुसार समस्त समाज के हित में समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करने होंगे। उदारवादी व व्यक्तिवादी विचारधाराओं के अनुसार जो राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन है वो नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, लेकिन साम्यवादी जो अवधारणा है वो आर्थिक विचारों के कारण
आर्थिक अधिकारों पर बल देती हैं। राष्ट्रवादी या राष्ट्रीयता की जो विचारधारा है, उसका विश्वास है कि वो सर्वाधिकारवाद व फांसीवाद एवं नाजीवादी विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। तो इस प्रकार ये जो पार्ट 2 में पहला पॉइंट था, राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन, विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिपादकों या उनके समर्थकों या दार्शनिकों ने अलग अलग रूप से राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र माना है। अगले जो क्षेत्र के रूप में जो बिंदु है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र निर्धारित होता है, वो है संविधान और शासन व्यवस्था का अध्ययन। कौटिल्य, प्लेटो और अरस्तु से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतन में संविधान और शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप का विवेचन किया गया है। यूनानी राजनीतिक चिंतन में राज्य और शासन में अंतर नहीं था, लेकिन उनके लिए ये शब्द समानार्थी थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस व्यवहारवाद का उदय हुआ या विकास हुआ, उससे जुड़े राजनीतिज्ञों डेविड ईस्टन, आमंड व ग्रेबलिन ने परंपरावादी शब्दावली राज्य या सरकार के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली परंपरागत शब्द संविधान और शासन व्यवस्था से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सभी संरचनाओं का अध्ययन व्यवहारवादी उपागम के आधार पर किया जाता है। संविधान और संविधानवाद तथा उसके प्रकार जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र तथा इनके विविध रूपों का अध्ययन राजनीतिक विचारधाराओं की प्रमुख अध्ययन वस्तु रहा है। इसी संदर्भ में सरकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका और उनके मध्य शक्ति पृथक्करण का विवेचन भी राजनीतिक चिंतन में किया जाता है, जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है। नंबर 6, राजनीतिक परिवर्तन व परिवर्तन का मार्ग। ये राजनीतिक विचारधाराओं का एक क्षेत्र के रूप में इसको बताया गया है कि राजनीतिक परिवर्तन और परिवर्तन का मार्ग क्या है। उसके बारे में अनेक विविध विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने अलग तरह से विचार प्रकट किए हैं। राजनीति और राजनीतिक जीवन एक गतिशील प्रक्रिया है, अतः विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में राजनीतिक परिवर्तन, परिवर्तन की दशा, परिवर्तन की गति और साधनों के संबंध में विचार किया जाता है। इसमें विविध राजनीतिक विचारधाराओं का अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में परिवर्तन समर्थक विचारधारा के रूप में हुआ था, लेकिन उदारवाद परिवर्तन के लिए बल प्रयोग और क्रांति के मार्ग को अपनाने के विरुद्ध है। जैसे उदारवाद राजनीतिक परिवर्तन और परिवर्तन का मार्ग की बात करता है, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन वो उसके लिए बल प्रयोग और क्रांति के मार्ग को अपनाने के विरुद्ध है। मार्क्सवाद, समष्टिवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, फेबियनवाद, श्रमिक संघवाद और श्रेणी समाजवाद जैसी विचारधाराएं पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना की पक्षधर हैं। लेकिन समाजवाद की स्थापना के लिए किस पद्धति को अपनाया जाए, इस संदर्भ में विचार भेद हैं या मतभेद हैं। मार्क्सवाद का विश्वास है कि पूंजीवाद का अंत और समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं की जा सकती। इसके लिए हिंसा तथा बल प्रयोग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं की जा सकती, इसके लिए हिंसा तथा बल प्रयोग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्रमिक संघवाद भी वर्ग संघर्ष की पद्धति में विश्वास करता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद और समष्टिवाद का विश्वास है कि वांछित परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीकों से संभव हैं तथा लोकतांत्रिक पद्धति से हटने की बात नहीं सोची जा सकती। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके मतलब शांतिपूर्ण तरीके से
ही परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और उनका परिवर्तन का मार्ग शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। लेकिन मार्क्सवाद इसमें बल प्रयोग की बात करता है और श्रमिक संघवाद भी वर्ग संघर्ष की पद्धति में विश्वास करता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद और समष्टिवाद इसमें लोकतांत्रिक तरीकों को ही राजनीतिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग बताते हैं। गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि ग्राम स्वराज और सर्वोदय का पक्षधर है और परिवर्तन के लिए व्यापक सद्भावना तथा सत्याग्रह या अहिंसक पद्धति को अपनाने के पक्ष में है। जो छठा पॉइंट या बिंदु है, जो राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है, राजनीतिक परिवर्तन और परिवर्तन का मार्ग क्या होगा, उसमें उदारवाद शांति के मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। परिवर्तन तो हो, लेकिन वो परिवर्तन बल प्रयोग और क्रांति के मार्ग को अपनाने के विरुद्ध में है। मार्क्सवादी विचारधारा, समष्टिवादी विचारधारा, फेबियन समाजवादी विचारधारा, श्रमिक समाजवाद विचारधारा, ये सब पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। लेकिन समाजवाद की स्थापना के लिए इनमें आपसी विचार मतभेद हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा शांतिपूर्ण तरीके को न अपनाकर हिंसा के मार्ग को अपनाने के पक्ष में है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतंत्र और समष्टिवादी विचारधाराएं वो परिवर्तन के मार्ग को अपनाना चाहती हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी चाहती हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से उनमें परिवर्तन और परिवर्तन के मार्ग को अपनाने की बात करती हैं। उसी प्रकार से गांधीवादी विचारधारा राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के परिवर्तन की बात करती हैं, लेकिन वो सर्वोदय के पक्षधर हैं और परिवर्तन के लिए व्यापक सद्भावना और सत्याग्रह या अहिंसक साधनों के प्रयोग की बात करते हैं। नंबर 7 जो राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र का 7वां बिंदु है, वो है वैदेशिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैदेशिक संबंधों के संचालन में कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, इनका प्रतिपादन भी राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है। कौटिल्य द्वारा मंडल सिद्धांत, जिसमें षटगुण नीति, उपाय नीति और मंडल सिद्धांत का पूरा एक प्रक्रिया बताते हैं। सोमदेव सूर्य के युद्ध तथा सैनिक व्यवस्था संबंधी और सांड्य गुण तथा उपाय नीति उल्लेखनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतकार और यथार्थवादी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता हंस जे मार्गेंथौ, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिकल एमोनिलिज्म 1949 के अनुसार समस्त राजनीति के समान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति के लिए संघर्ष है। जैसे राष्ट्रीय राजनीति के लिए संघर्ष होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। मार्गेंथौ ने विदेश नीति या राष्ट्रीय हित के संबंध में 3 प्रकार की बातें बताई हैं। यथास्थिति की विचारधारा नंबर 1, नंबर 2 साम्राज्यवाद की विचारधारा, नंबर 3 अस्पष्ट विचारधारा, जिसको हम राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, शांति की विचारधारा व यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा का विवेचन किया है। वास्तव में वैदेशिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का एक पृथक विभाग है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत, राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न स्तर, राष्ट्रीय हित की अवधारणा और साधन, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता तथा विश्व लोकमत का अध्ययन किया जाता है। जो
सातवां वैदेशिक संबंधों का क्षेत्र राजनीतिक विचारधाराओं का बताया गया है। इसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों जिसमें कौटिल्य, सोमदेव सूरी से के मंडल सिद्धांत और षटकोण नीति से शुरू होकर मार्गेंथव के विचारों में भी राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र निहित है, जिसमें यथास्थिति की विचारधारा मार्गेंथव ने 3 जो विचार दिए हैं राष्ट्र हित के संबंध में। यथास्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद यानी कि अपने साम्राज्य की विस्तार करने की विचारधारा, और एक है अस्पष्ट विचारधारा जिसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा शामिल है, शांति की विचारधारा शामिल है और संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा का विवेचन इस अस्पष्ट विचारधारा में किया जाता है। वैदेशिक संबंधों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक वैसे तो एक अलग प्रकार या अलग विभाग है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न स्तर, राष्ट्रीय पद्धति की अवधारणा और साधन, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता तथा विश्व लोकमत का अध्ययन अपने अपने विचारों के अनुसार इस आधार पर किया जाता है कि क्या तरीका कौन सी विचारधारा ने अपनाया है, उस पर ये निर्भर करता है, जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है। नंबर 8 जो राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र का महत्वपूर्ण बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति। यह भी राजनीतिक विचारधाराओं की एक विषय वस्तु या क्षेत्र है। उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति तथा बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है, लेकिन इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी विचारधारा और उससे जुड़ी फांसीवादी व नाजीवादी विचारधारा युद्ध को राज्य के जीवन की एक स्वाभाविक और श्रेष्ठ स्थिति मानते हुए अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अस्वीकार करती है। उग्र राष्ट्र आदर्शवाद का प्रतिपादक हीगल भी युद्ध को मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता मानता है। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी और साम्यवादी राज्यों के बीच युद्ध की अवसंभावना या अति आवश्यकता की धारणा का प्रतिपादन करती है। लेकिन शीत युद्ध के काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता के तहत अन्य नेताओं तथा सोवियत संघ और आंग्ल अमेरिकी गुट के कुछ नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि युद्ध की आवश्यकता के स्थान पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई जानी चाहिए। आज की परिस्थितियों में ऐसी राजनीतिक विचारधारा की ही आवश्यकता है, जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाने जाती है और विश्व शांति के लिए श्रेष्ठतम और सर्वोदयी विचारधारा के रूप में जिसको माना जा सकता है। लेकिन ये भी राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति के बारे में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के अलग अलग विचार बताए गए हैं। और अंतिम जो राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है, वो है राजनीति की प्रकृति और राजनीतिक नैतिकता से संबंध। जो अंतिम राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन क्षेत्र का जो बिंदु है या टॉपिक है, वो है राजनीति की प्रकृति और राजनीति का नैतिकता से संबंध। राजनीतिक विचारधाराओं की एक प्रमुख विषय वस्तु या क्षेत्र राजनीति की प्रकृति और राजनीति का नैतिकता से संबंध है। यूनानी राजनीतिक चिंतन में सोफिस्ट विचारक राजनीति के अनैतिक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं।
यूनानी दार्शनिक थ्रेसिमेक्स का कथन है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्यायी है। ये सोफिस्ट जो यूनानी दार्शनिक थ्रेसिमेक्स हैं वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्यायी है, लेकिन सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने राजनीति की नैतिकता पर जोर दिया। प्राचीन भारत में राजनीति के आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति में नैतिक अनैतिक सभी उपायों को अपनाने पर जोर दिया। जैसे थ्रेसिमेक्स का शक्तिशाली का हित ही न्यायी है, उसी प्रकार के विचार आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति में नैतिक अनैतिक सभी उपायों को अपनाने पर जोर दिया है। लेकिन प्लेटो, सुकरात और अरस्तु नैतिकता पर जोर देते हैं। लेकिन कौटिल्य का दृष्टिकोण मैकियावेली से भिन्न है और डॉक्टर कालिदास नाग ने ठीक ही कहा है कि कौटिल्य अनैतिकता का उपदेश नहीं देता। इस प्रसंग में महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों पर आधारित राजनीतिक चिंतन सर्वोपरि है। राजनीति और राजनीतिक अध्ययनों की प्रकृति के प्रसंग में व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध और 1960 के बीच राजनीतिक विज्ञान और सभी समाज विज्ञानों पर व्यवहारवादी आंदोलनों और चिंतन का प्रभाव था। इस व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीतिक अध्ययनों को मूल्य की दृष्टि से तटस्थ रखने पर जोर दिया, जिससे उनमें वैज्ञानिकता आ सके। आज के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि राजनीतिक में अनैतिकता और भ्रष्ट आचरण ने घर कर लिया है और यह राजनीतिक विचारधाराओं के लिए एक चुनौती और बड़ी समस्या बनी हुई है, जो कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक चिंतन में या राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। इन सब के अलावा कुछ अन्य बातें भी राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार का एक विषय है राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। आदर्शवाद, फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवादी विचारधाराएं सत्ता के केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी विचारधाराओं का विश्वास विकेंद्रीकरण में है। गांधीवादी और सर्वोदयी जो विचारधारा का जो मूल मंत्र जो है वो तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही है। गांधी जी ने आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकरण ही बताया है या माना है। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का जो अध्ययन क्षेत्र था वो 2 भागों में विभाजित कर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन क्षेत्र को समझा। अगले वीडियो में हम जो विचारधाराएं हैं उनका अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।